जरा कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान के रेत के बीच बैठे हैं। हम्म। आपके हाथ में 1400 साल पुरानी एक किताब है और आप उसके पन्ने पलट रहे हैं और अचानक उन पुरानी आयतों और शब्दों के बीच आपको चांद और सूरज की कक्षाओं को सिंक्रोनाइज करने का एक सटीक गणितीय फॉर्मूला मिल जाता है। जो कि सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। बिल्कुल। या फिर क्वांटम फिजिक्स के उस एंटी मैटर का ब्लूप्रिंट नजर आ जाता है जिसे समझने में आधुनिक वैज्ञानिकों को कई सदियां लग गईं। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है जी। आज हम एक ऐसे ही बेहद दिलचस्प और चौंका देने वाले विषय पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन कोई आम चर्चा नहीं है। हमारे पास आज जो नोट्स है वे यूसुफ अल हज अहमद की किताब द अनचैलेंजेबल मिरेकल्स ऑफ द कुरान से लिए गए हैं। विज्ञान और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बीच एक ऐसा मिलन बिंदु मौजूद है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। सही कहा। और हमारा उद्देश्य यहाँ कोई धार्मिक बहस छेड़ना नहीं है, बल्कि एक शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से उन दावों और तथ्यों को सामने रखना है जो उस किताब में दिए गए हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे खगोलीय घटनाओं, समय की गणना और भौतिकी के जटिल नियमों को इस प्राचीन पाठ के संदर्भ में समझाया गया है। और यही बात इस पूरे विषय को इतना आकर्षक बनाती है। मतलब एक तरफ प्राचीन दर्शन है और दूसरी तरफ हमारी आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाएं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सूरज और चांद की कक्षाओं का वो रहस्यमय गणित जो एक खास नंबर पर आकर टिक जाता है। दूसरा, हर चीज के जोड़े में होने की अवधारणा, मतलब जिसमें मैटर और एंटी मैटर शामिल है। और तीसरा, ब्रह्मांड का वो नाजुक संतुलन जो इस पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचाए हुए। और मजेदार बात यह है कि ये सब विज्ञान के उन नियमों से जुड़ा है जिन्हें हमने पिछले कुछ दशकों में ही पूरी तरह से समझा है। हाँ, मतलब हाल ही में। जी। तो इस चर्चा के जरिए हम आज की किताब में दिए गए इन अद्भुत तालमेलों की परतों को खोलेंगे ताकि सुनने वाले खुद इस वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संबंध की गहराई को महसूस कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही शुरू करते हैं। सूरज, चांद और समय। सबसे बेसिक चीजें। बिल्कुल। आज के हमारे टेक्स्ट में सूरा फातिर और सूरा अल इसरा का जिक्र किया गया है। इनमें बताया गया है कि रात और दिन कैसे एक दूसरे में मिलते हैं और कैसे सूरज और चांद एक निर्धारित अवधि के लिए अपनी अपनी कक्षाओं में चलते हैं। सही। और इन चक्रों से ही हम सालों की गिनती करते हैं। अब अगर मैं इसे समझने के लिए एक एनालॉजी दूं तो ये ब्रह्मांड एक विशाल कॉस्मिक क्लॉकवर्क यानी ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह है। एक बहुत ही सटीक घड़ी। इस विशाल घड़ी में पृथ्वी, सूरज और चांद अलग अलग साइज के गियर हैं जो लगातार घूम रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि ये गियर आखिर किस गणितीय नियम पर काम करते हैं? क्या इनकी गति सिर्फ रैंडम है या इसके पीछे कोई बहुत ही सटीक कैलकुलेशन है? या जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आज की किताब के अनुसार ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। अच्छा। जी। लेखक एक बहुत ही विशिष्ट संख्या की ओर इशारा करते हैं, संख्या 19। हाँ। और किताब का दावा है कि ये महज एक संयोग नहीं है बल्कि भाषा और खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी का एक गहरा संगम है। लेखक ने बताया है कि कुरान के मूल अरबी पाठ में साल या वर्ष शब्द का एक वचन रूप ठीक 7 बार आया है। और उसी साल शब्द का बहुवचन रूप ठीक 12 बार आया है। रुकिए, 7 और 12, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये 19 होता है। बिल्कुल, 19। लेकिन थोड़ा पुशबैक दूंगा यहाँ मैं। शब्दों को गिनना एक दिलचस्प भाषाई ट्रिक तो हो सकती है, लेकिन क्या इसका एस्ट्रोफिजिक्स या खगोल विज्ञान में कोई असल मतलब है? मतलब 19 का आंकड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या आसमान में घूमते हुए ग्रहों को इससे कोई फर्क पड़ता है? यही वो बिंदु है जहां ये किताब भाषाई चमत्कार से आगे बढ़कर विज्ञान की ओर मुड़ जाती है। अब इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए। जो गियर वाली एनोलॉजी आपने दी उसी पर वापस चलते हैं। हाँ, ठीक है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन लेती है, जो हमारा एक साल होता है। सही। वहीं चांद पृथ्वी के चारों ओर एक साल में लगभग 12 बार घूमता है। लेकिन पृथ्वी, सूरज और चांद की गतियां यानी इन तीनों गियर्स की स्पीड अलग अलग है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट तय कर लें तो ये तीनों खगोलीय पिंड वापस उसी अलाइनमेंट में कब आएंगे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी? हाँ, क्योंकि अगर चांद 29 या 30 दिन का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी 365 दिन का, तो ये दोनों कैलेंडर हर साल थोड़ा थोड़ा खिसकते जाते हैं। बिल्कुल खिसकते हैं। तो वो कौन सा पल होता है जब ये तीनों गियर वापस एकदम परफेक्ट क्लिक करके अपनी शुरुआती पोजीशन पर आ जाते हैं? सटीक रूप से 19 साल बाद। अरे वाह, सच में? जी हाँ। आधुनिक खगोल विज्ञान में इसे मेटोनिक चक्र कहा जाता है। पूरे 19 सालों के बाद चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के आसमान में ठीक उसी स्थिति में लौट आते हैं जहां वे 19 साल पहले थे। मतलब एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह। एकदम सही शब्द है, कॉस्मिक रीसेट बटन। और बात यहीं खत्म नहीं होती। चंद्र कैलेंडर यानी लूनर ईयर की बात करें तो इन 19 सालों के चक्र में एक बहुत ही सटीक गणित काम करता है। अच्छा, वो क्या है? इस 19 साल के मेटोनिक साइकिल में ठीक 7 लीप ईयर होते हैं जिनमें 355 दिन होते हैं और बाकी के 12 सामान्य साल होते हैं जिनमें 354 दिन होते हैं। ओहो, क्या बात है।
मतलब यहाँ फिर से वही 7 और 12 का गणित सामने आ गया। जी 7 लीप ईयर और 12 सामान्य साल, जिनका जोड़ 19 होता है। सटीक। एक तरफ प्राचीन पाठ में साल शब्द का एक वचन 7 बार और बहुवचन 12 बार आता है, हाँ, और दूसरी तरफ आसमान में 19 साल के उस कॉस्मिक चक्र में 7 लीप ईयर और 12 सामान्य साल होते हैं। लेखक इसे एक अचूक गणितीय चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। उनके अनुसार यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय घड़ी के चलने के तरीके का एक ब्लूप्रिंट है, जो सदियों पहले लिख दिया गया था। ये वाकई हमारे सुनने वालों के लिए एक आहा पल होना चाहिए। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब गैलीलियो या न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, कोई आधुनिक टेलीस्कोप नहीं था, कंप्यूटर मॉडल्स तो दूर की बात। तब लिखे गए एक पाठ में खगोल विज्ञान और गणित का इतना सटीक संगम मौजूद होना हैरान करता है। बिल्कुल। तो ये तो हो गया विशाल ब्रह्मांड, जिसे हम मैक्रो यूनिवर्स कह सकते हैं, जहां सूरज और चांद जैसे विशाल गेर एक बहुत ही बारीक और अचूक गणित पर चल रहे हैं। मैक्रो लेवल पर। लेकिन विज्ञान का एक नियम है, जो चीजें मैक्रो लेवल पर यानी बड़े स्तर पर काम करती हैं, वे अक्सर माइक्रो लेवल पर यानी सूक्ष्म स्तर पर जाकर टूट जाती हैं। सही कहा। गुरुत्वाकर्षण इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बड़े ग्रहों पर काम करता है, लेकिन परमाणुओं के अंदर उसके नियम बदल जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आज की किताब का ये दावा, ये सटीकता माइक्रोस्कोप के नीचे टिक पाती है? अगर हम क्वांटम स्तर पर जाएं, तो क्या वहां भी ऐसे ही कोई प्राचीन नियम लागू होते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक और शानदार सवाल है, और यहीं से आज की चर्चा हमें मैक्रो से माइक्रो की ओर ले जाती है, यानी जोड़ों की अवधारणा की ओर। जोड़ों की अवधारणा। जी, हमारे नोट्स में सूरह अधारियात का संदर्भ दिया गया है, जिसमें एक बहुत ही छोटी लेकिन गहरी लाइन है, और हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया। ऐतिहासिक रूप से सदियों तक इंसानों ने इस लाइन का मतलब बहुत ही सीधे और सीमित शब्दों में निकाला था। हाँ, क्योंकि उस समय का ज्ञान वही तक था। जाहिर है, जब हम जोड़े शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जीव विज्ञान आता है। इंसान, जानवर, पक्षी या पौधे, नर और मादा। बिल्कुल। ये तो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, इसमें तो कोई क्वांटम साइंस नहीं है। बिल्कुल, पिछली कई सदियों के विद्वानों ने भी इसे इसी रूप में समझा था। लेकिन 20वीं सदी में आधुनिक विज्ञान ने एक पूरी तरह से नई दुनिया की खोज की, पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया। लेखक हमें बताते हैं कि ये हर चीज को जोड़े में पैदा करने वाली बात केवल जीवित प्राणियों तक सीमित नहीं है। ये निर्जीव चीजों यानी लाइफलेस मैटर पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होती है। निर्जीव चीजों के भी जोड़े होते हैं? जी हाँ, आधुनिक भौतिकी में हम इसे मैटर और एंटी मैटर या सब्सटेंस और एंटी सब्सटेंस के रूप में जानते हैं। यहाँ बात सच में बहुत गहरी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे उन सुनने वालों के लिए जो रोजाना क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ते, हाँ, इसे आसान कर देते हैं। क्या आप बता सकती हैं कि ये एंटी मैटर या एंटी पार्टिकल असल में होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि हर चीज का एक जुड़वा या मिरर इमेज होता है। जब आधुनिक भौतिकी ने परमाणुओं के भीतर झांका, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि हर उप परमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल का एक विपरीत जोड़ा ब्रह्मांड में मौजूद है। एक मिरर इमेज। हाँ, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन को लें। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। विज्ञान ने खोजा कि इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा भी है, जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन? जी, पॉजिट्रॉन का वजन और आकार बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, लेकिन उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। अच्छा। वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन एक जोड़े के रूप में मौजूद है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा मूलभूत नियम है जिसे समझे बिना हम आज की आधुनिक भौतिकी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस टेक्स्ट के अनुसार 1400 साल पहले ही मैटर और एंटी मैटर की अवधारणा की ओर इशारा कर दिया गया था, जब लोगों को यह भी नहीं पता था कि परमाणु क्या होता है। बिल्कुल। और हमारे नोट्स में एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक उदाहरण भी दिया गया है, जो इस बात को और पुख्ता करता है। आप उस नोबेल पुरस्कार वाली कहानी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम की वो कहानी जो विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के मिलन का सबसे सटीक उदाहरण है। वे एक पाकिस्तानी भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें 1979 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ये पुरस्कार प्रकृति की 4 मूलभूत शक्तियों में से 2 शक्तियों को एक साथ मिलाने यानी यूनिफाई करने के उनके अभूतपूर्व शोध के लिए दिया गया था। ये 2 शक्तियां थीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कमजोर परमाणु बल। एक मिनट थोड़ा रुकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो हम समझते हैं, बिजली और चुंबक। लेकिन ये कमजोर परमाणु बल या वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज है? ये प्रकृति में क्या काम करता है? बहुत अच्छा सवाल है। आसान भाषा में कहें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स वो शक्ति है जो रेडियोधर्मी क्षय यानी रेडियो एक्टिव डीके के लिए जिम्मेदार होती है। ओके। यही वो बल है जिसकी वजह से सूरज और अन्य तारे धधकते रहते हैं और हमें रोशनी देते हैं। यह परमाणुओं के केंद्र के अंदर काम करने वाली एक बहुत ही सूक्ष्म शक्ति है। डॉक्टर सलाम ने गणितीय रूप से यह साबित किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो बाहर से बिल्कुल अलग दिखते हैं, वे असल में एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, कि डॉक्टर सलाम ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उनका ये पूरा शोध, उनका ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाला काम उसी सूरह अद दारियात की आयत से प्रेरित था। जी। और हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया। बिल्कुल।
उन्होंने कहा कि इसी जोड़े और सिमेट्री के विचार ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि ब्रह्मांड की ये अलग-अलग शक्तियां भी किसी एक गहरे जोड़े का हिस्सा हो सकती हैं। मतलब सोचिए, हाँ, ये अद्भुत है। एक आधुनिक वैज्ञानिक अपनी हाईटेक प्रयोगशाला में बैठा है और वो प्रेरणा ले रहा है एक सदियों पुराने पाठ से। ये वाकई दर्शाता है कि कैसे ज्ञान की परतें समय के साथ खुलती हैं। जो शब्द 7वीं सदी के लोगों के लिए केवल नर और मादा तक सीमित थे, वे 20वीं सदी के एक भौतिक वैज्ञानिक के लिए क्वांटम मैकेनिक्स और मूलभूत शक्तियों को समझने का दरवाजा बन गए। सही कहा। लेखक इसी बात पर जोर देते हैं कि यह पाठ एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो हर सदी के विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। लेकिन यहाँ मैं फिर से थोड़ा रुक कर एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक तरह का पुशबैक। जी, पूछिए। अगर हम पार्टिकल फिजिक्स और एंटी मैटर की बात कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत विज्ञान मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर मैं अपने किसी एंटी मैटर जुड़वा से हाथ मिलाने जाऊं तो क्या होगा? आप हाथ मिलाने तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिस पल आपके हाथ का एक भी परमाणु आपके एंटी मैटर जुड़वा के परमाणु से टच होगा, आप दोनों एक भयंकर विस्फोट के साथ पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। ठीक, यही मेरा पॉइंट है। विज्ञान कहता है कि अगर ब्रह्मांड में हर कण का एक एंटी मैटर जुड़ा मौजूद है और अगर हमारी एक गैलेक्सी है तो शायद कहीं कोई एंटी गैलेक्सी भी होगी। तो ये सब्सटेंस और एंटी सब्सटेंस एक दूसरे से टकराकर नष्ट क्यों नहीं हो जाते? गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच क्यों नहीं रहा? हम अभी तक बचे कैसे हुए हैं? ये भौतिक के सबसे बड़े और सबसे गहरे रहस्यों में से एक है और दिलचस्प बात यह है कि आज की किताब इस सवाल का भी बहुत ही सधा हुआ जवाब देती है। अच्छा। यह चर्चा को ब्रह्मांड के संतुलन और अंततः उसके विनाश की ओर ले जाती है। आपने पूछा कि वे टकराते क्यों नहीं हैं? इसका उत्तर लेखक सूरा फातिर की एक और आयत से देते हैं, जहां कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी को थाम कर रखा गया है ताकि वे अपनी जगह से न हटें। थाम कर रखा गया है। इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या? वो कौन थाम के रखे हुए हैं? विज्ञान की भाषा में इसे हम ब्रह्मांड के फैलाव यानी एक्सपेंशन ऑफ स्पेस और उस विशाल ब्रह्मांडीय शून्य के रूप में समझ सकते हैं। कॉस्मिक वैक्यूम। हाँ, देखिए, वैक्यूम का मतलब सिर्फ खाली जगह नहीं है। आधुनिक खगोल विज्ञान हमें बताता है कि अंतरिक्ष खुद लगातार फैल रहा है और वो भी प्रकाश की गति से तेज। लाइट की स्पीड से भी तेज। जी, ये फैलाव और ये विशाल दूरियां गैलेक्सी और उसके एंटी मैटर जोड़े के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह काम करती हैं। ये स्पेस का फैलाव ही वो शक्ति है जो उन्हें एक दूसरे से दूर खींच रही है। उससे कहीं ज्यादा तेजी से जितना गुरुत्वाकर्षण उन्हें पास खींच सकता है। एकदम सही। भलों का एक ऐसा नाजुक संतुलन है जो इस ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े हुए है और उसे तुरंत नष्ट होने से बचा रहा है। इसे ही स्रोत में थाम कर रखना कहा गया है। ओहो, तो ये वैक्यूम और स्पेस का फैलाव एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। जी। लेकिन अगर ये नाजुक संतुलन ब्रह्मांड को बचा रहा है तो क्या ये संतुलन हमेशा बना रहेगा? क्योंकि हमने अभी बात की थी कि हर चीज का एक अंत होता है। क्या ये टेक्स्ट ये भी बताता है कि जब ये थामने वाली शक्ति कमजोर पड़ेगी या ये फैलाव रुकेगा तो आखिर में क्या होगा? बिल्कुल। और यहीं पर ये किताब प्रलय यानी ब्रह्मांड के अंत को सीधे तौर पर आधुनिक भौतिकी से जोड़ देती है। लेखक सूरा अल मुरसलात और सूरा अल इन्फितार का जिक्र करते हैं, जहां ब्रह्मांड के अंतिम पलों का बहुत ही ज्वलंत वर्णन है। क्या वर्णन है? इन आयतों में कहा गया है कि जब तारे अपनी रोशनी खो देंगे और बिखर जाएंगे तब आसमान फट जाएगा। तारे अपनी रोशनी खो देंगे और बिखर जाएंगे, ये सुनने में किसी हॉलीवुड की डार्क साईफाई फिल्म के आखिरी दृश्य जैसा लगता है। हाँ, काफी डरावना है। लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? तारे अचानक अपनी रोशनी कैसे खो सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें फिर से पार्टिकल एक्सेलरेटर और अल्बर्ट आइंस्टाइन के सबसे मशहूर समीकरण की ओर लौटना होगा। लेखक समझाते हैं कि जब वो ब्रह्मांडीय संतुलन यानी स्पेस का वो फैलाव जो चीजों को थामे हुए हैं रुक जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, तो वो अदृश्य दीवार टूट जाएगी। बिल्कुल, विशाल दूरियां खत्म हो जाएंगी। इसे विज्ञान में द बिग क्रंच भी कहा जाता है। जब ऐसा होगा तो तारे और उनके एंटी मैटर जोड़े एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और जैसा कि हमने अभी बात की थी, जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? टोटल एनिहिलेशन, पूर्ण विनाश। बिल्कुल। और उस प्रक्रिया में अल्बर्ट आइंस्टाइन का समीकरण E=mc² लागू होता है। हाँ, E=mc²। जब सब्सटेंस और एंटी सब्सटेंस टकराते हैं तो उनका सारा का सारा द्रव्यमान यानी मास पूरी तरह से ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। बाप रे। कोई कोई राख नहीं बचती, कोई मलबा नहीं बचता। तारे सचमुच अपनी रोशनी खो देंगे क्योंकि उनका भौतिक अस्तित्व ही एक भयंकर ऊर्जा के विस्फोट में खत्म हो जाएगा। आज की किताब इसी प्रक्रिया को ब्रह्मांड के अंत की वैज्ञानिक और सटीक व्याख्या मानती है। ये तो सच में दिमाग के तार खोल देने वाला है। ये सारी जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये धर्म और विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देती है। बिल्कुल। आमतौर पर हम मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथ केवल अध्यात्म, नैतिकता या जीवन जीने के तरीके के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि इनमें ऑर्बिटल मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, मैटर एंटी मैटर की टक्कर और E=mc² जैसे बेहद जटिल विषयों की ओर कितने गहरे इशारे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान का प्रवाह केवल एक सीधी रेखा में नहीं होता कि आज हम ज्यादा होशियार हैं और पुराने लोग कम। सही बात है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज का विज्ञान पुरानी बातों को नकार रहा है, बल्कि कई मामलों में आज का विज्ञान उन पुरानी बातों को एक नई, अधिक तकनीकी भाषा में समझा रहा है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटना चाहें तो हमने आज सच में एक बहुत ही विशाल और जटिल यात्रा तय की है। जी। हमने शुरुआत की थी एक ब्रह्मांडीय घड़ी से, जहां हमने देखा कि सूरज, चांद और पृथ्वी का एक 19 साल का अचूक मेटोनिक चक्र है, और कैसे 7 लीप ईयर और 12 सामान्य साल मिलकर ठीक 19 का वो आंकड़ा बनाते हैं जो उस प्राचीन पाठ के शब्दों की गिनती से हूबहू मेल खाता है। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हर चीज जोड़े में है का विचार केवल जीव विज्ञान और नर मादा तक सीमित नहीं रहा। हाँ, माइक्रो लेवल पर। जी, उसने डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता को क्वांटम स्तर पर मैटर और एंटी मैटर के रहस्य सुलझाने और प्रकृति की शक्तियों को एक करने के लिए प्रेरित किया। और अंत में हमने ये समझा कि ये ब्रह्मांड अभी तक सुरक्षित क्यों है, कैसे स्पेस के फैलाव ने मैटर और एंटी मैटर को दूर थाम रखा है, और जिस दिन ये संतुलन बिगड़ेगा वो दिन भौतिकी के नियमों के अनुसार सब्सटेंस और एंटी सब्सटेंस के टकराव और पूर्ण विनाश का दिन होगा। बिल्कुल। और यहाँ चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बार फिर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा उद्देश्य केवल यूसुफ अल हज अहमद की किताब में दिए गए विचारों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना था। हमने इन धार्मिक और वैज्ञानिक धारणाओं को केवल उसी रूप में विश्लेषित किया है जैसा स्रोत में उनका वर्णन किया गया है, ताकि हमारे सुनने वाले खुद इस जानकारी का आकलन कर सकें। ये तो सही बात। हमारा काम है अलग अलग स्रोतों से जानकारी को निकालकर आप तक पहुंचाना, ताकि लोग खुद उस पर विचार कर सकें। और इसी विचार की कड़ी में मैं आज की इस गहरी चर्चा से प्रेरित एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जी, बताइए। हमने आज देखा कि कैसे एक 1400 साल पुराने पाठ में कण भौतिकी और खगोलीय कक्षाओं के इतने गहरे सिद्धांत छिपे हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, दुनिया के अन्य प्राचीन दर्शन, साहित्यों और पांडुलिपियों में विज्ञान के ऐसे कौन से अनसुलझे रहस्य अभी भी दबे पड़े होंगे जिन्हें समझने के लिए शायद हमारी आज की तकनीक को अभी और विकसित होना बाकी है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या पता हमारे पुरखे ब्रह्मांड के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे, बस उनकी भाषा अलग थी। ये एक बहुत ही शानदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या पता कल की कोई नई क्वांटम खोज हमें फिर से किसी प्राचीन पुस्तकालय की धूल फाकती किताब के पन्नों की ओर ले जाए। और शायद तब जब हम वापस मुड़कर उस ब्रह्मांडीय घड़ी को देखेंगे तो हमें उसके गियर और भी स्पष्ट नजर आएंगे। आज की इस गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विस्तृत विश्लेषण में एक नई विषय और नए नजरिए के साथ। सच्चे इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।